हेलो, जय हिंद एंड एवरीवन। माय नेम इज विक्रांत सिंह पुंडीर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सीडीएस एंड एफकेट बाय पीडब्ल्यू पर। हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज के अंदर हम लोग सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, जहां पर मैं आपको साइंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द लेटेस्ट पेपर जो अभी आपका हुआ था, दैट इज बिंग द सीडीएस 2024 और इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। बिल्कुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, जो कि आपके पेपर में आया था। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, बिल्कुल आसान सा सरल भाषा में यदि हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड वुड बी मैक्सिमम। देखिए, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर होती है, तो वो हम जानते हैं इलास्टिसिटी पर डिपेंड करती है। और इलास्टिसिटी कंसेप्ट में सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड में और फिर गैसेस में। यहां पर जितने भी आपको मीडियम गिवन है, डिस्टिल्ड वाटर लिक्विड फेस, सी वाटर लिक्विड फेस, ड्रिंकिंग वाटर लिक्विड फेस, मेथनॉल लिक्विड फेस, मतलब यहां पर जितने भी ऑप्शन में आपको गिवन है वो सारे के सारे लिक्विड फेज में आपको गिवन है। अच्छा, अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं, जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, उस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब स्पीड ऑफ साउंड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, बीटा डिवाइडेड बाय रो पर आएगा, क्योंकि फॉर द लिक्विड और फॉर द फ्लूइड हम लोग बीटा कंसीडर करते हैं, सॉलिड के केस में हम लोग यंग मॉडुलस कंसीडर करते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बल्क मॉडुलस, ठीक है, और डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। अगर हम लोग इन ऑप्शंस के अंदर देखते हैं, डिस्टिल्ड वाटर एक प्योर फॉर्म में होता है, सी वाटर में जिसमें इंप्योरिटीज होगी डेंसिटी होगी, ड्रिंकिंग वाटर एक प्योर फॉर्म में मतलब पीने योग्य है, डेंसिटी हालांकि इसमें भी होगी, इंप्योरिटीज इसमें भी होगी, मिनरल्स के फॉर्म में होगी, लेकिन सी वाटर में डेंसिटी कंसेप्ट ज्यादा होगा। वही मिथेनॉल की अगर हम लोग बात करें, इसकी डेंसिटी अलग होगी सी वाटर और ड्रिंकिंग वाटर के रिस्पेक्ट में। सो अगर पेपर में क्वेश्चन ये आया था कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस में होती है स्पीड ऑफ साउंड, तो हम जानते हैं 1500 के आसपास, 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास जो मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड होती है वो किसके अंदर होती है, सी वाटर के अंदर होती है। सो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो सी वाटर वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें से कह रहा है कौन से दो आइसोटॉप्स हैं। अगर हम आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं तो आइसोटॉप्स क्या होता है, एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर को हम किससे लिखते हैं, जेड से लिखते हैं, लेकिन उसका मास नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, मास नंबर शुड बी द व्हाट, डिफरेंट होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है क्लोरीन क्ले, लेकिन ऑप्शन में इन्होंने सारे कार्बन दे दिए, तो आप अंडरस्टूड है कि भाई ये जितने भी ऑप्शंस आपको गिवन है ये सब क्लोरीन के बारे में यहां पर पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले एलिमेंट देखते हैं। आप ये जानते हैं कोई भी एक एलिमेंट एक्स होता है, उससे नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है। तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर को आप क्या बोलते हो, आइसोटॉप्स बोलते हो। क्या यहां पर एटॉमिक नंबर सेम है, सेम है। यहां डिफरेंट है, ये ऑप्शन में नहीं है। यहां डिफरेंट है, ये ऑप्शन में नहीं है। अब हम जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, उसका एटॉमिक मास होता है 35.5, है ना। हम ये जानते हैं कि एटॉमिक मास लगभग दुगना होता है एटॉमिक नंबर के। सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सो दो आइसोटॉप्स अगर हम बात कर रहे हैं, सो दैट वुड बी द क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1737। दीज आर द टू आइसोटॉप्स जो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल। अगर हम कुछ एल्कलाई मेटल की बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रुप 1 के कुछ एलिमेंट की बात कर लेता हूं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये कुछ एक एलिमेंट होते हैं जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये हम जानते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सा पढ़ाता है। ठीक है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है केदारनाथ का माली, ठीक है, आलू जरा फीका सा पकाता है कुछ हरा, है ना, और इस तरीके से एक रिएक्टिविटी सीरीज आपकी आती है। ठीक है, क्लियर है। तो इस टॉप रिएक्टिविटी सीरीज में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम कुछ ऐसे एलिमेंट है जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर इनको ओपन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बर्स्ट आउट करते हैं। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहां पर रखा जाता है, कुछ ऑयल्स वगैरह के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल वगैरह के अंदर रखा जाता है। सो अगर हम बात कर रहे हैं इसमें से कौन सा नहीं है, स्टोर्ड नहीं किया जाता है, सो आंसर वुड बी व्हाट बेटा, रुबिडियम इज द करेक्ट आंसर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड। पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल क्या फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है ना। पोटेशियम, जितने भी पोटेशियस फर्टिलाइजर्स होते हैं, जितने भी पोटेशियम वाले फर्टिलाइजर होते हैं, उसमें पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था है।
मेडिसिन के रूप में किया जाता है, सॉल्ट के रूप में किया जाता है। इन मेकिंग गन पाउडर, बिल्कुल। पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसके साथ सल्फर थोड़ा बहुत ऐड कर दिया जाता है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बात कर रहे हैं चारकोल ऐड कर दिया जाता है। गन पाउडर के अंदर यही रेशियो रखते हैं या नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। सो ये इंक्लूडेड किया था, हाँ। लेकिन एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर द मीट प्रोडक्ट्स अगर हम लोग बात कर रहे हैं, नाइट्राइट अगर यहां पर होता तो ये आंसर होता, लेकिन यहां नाइट्रेट के बारे में पूछ रहा है, सो दैट वुड बी द आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द सरफेस ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यू कंस्ट्रक्शन इज कवर्ड विथ स्ट्रॉ गनी बैग्स बाय वेटिंग, दिस इज डन। देखिएगा, आपने कभी भी देखा होगा जब आपके घर में मकान बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं तो उसको तराई करते हो आप, है ना, कंक्रीट ब्लॉक्स होता है उसके ऊपर या तो वेट बोरी लगा देते हैं। ऐसा क्यों लगाया जाता है? वो लगाया जाता है हाइड्रेशन के कारण, ताकि उसकी क्या हो जाए, सेटिंग अच्छी हो जाए। ठीक है बेटा, क्या अच्छी हो जाए, सेटिंग अच्छी हो जाए। अब अगर हम लोग बात करते हैं सीमेंट के अंदर क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होते हैं और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होते हैं, है ना। तो अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि सीमेंट के सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, तो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ट्राई कैल्शियम, ठीक है, सिलिकेट होते हैं इसमें, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इसके अंदर होते हैं। और जैसे ही ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो एक हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर हमें दे देते हैं, इसीलिए कराया जाता है ताकि इसमें हार्डनेस आ जाए। ये कंस्टिट्यूएंट होते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, हाँ जी। सो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस? सो प्रिवेंट फास्ट इवेपोरेशन अंटिल हाइड्रेशन हैज प्रोटेक्टेड प्रोसीडेड वेल। यही है हाइड्रेशन, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है क्योंकि हार्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सो आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द गैसेस मेंशन्ड बिलो इज नॉट करेक्ट? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाँ जी, 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। सही है, सही है। हीलियम इज कॉमनली यूज्ड एज द इलेक्ट्रिक बल्ब, हीलियम या ऑर्गन? ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं, ये ऑप्शन गलत है। ऑक्सीजन इज यूज्ड टू बर्न फ्यूल इन रॉकेट इंजन, ऑक्सीजन फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, हाँ जी। कंबशन के रूप में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन गैसेस फॉर्म टू रिप्लेस एयर इन द फूड पैकेट, हाँ जी। रेंसिडिटी आपने सुना भी है, ठीक है, रेंसिडिटी होता है। रेंसिडिटी क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा जितने भी खाने वाले चिप्स के पैकेट होते हैं, कुछ समय के बाद अगर वो ओपन एयर कांटेक्ट में रखते हैं तो पसीज जाते हैं, उनमें मॉइस्चर आ जाता है और उनका जो क्रैकनेस है, जो कुरकुरापन है, वो खत्म हो जाता है। तो उस कुरकुरेपन को डैमेज ना हो, इसीलिए आपने क्या देखा है कि जो खाने वाले चिप्स के पैकेट आते हैं उसके अंदर एक गैस होती है और वो गैस होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है, ये हम सब जानते हैं, थर्मामीटर के अंदर भी डाला जाता है। सो ये भी सही है, ये भी सही है। सो आंसर कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर बी इज द रॉन्ग आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैच द फॉलोइंग, आपके सामने क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, तो आप जानते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर होता है, ए का 3 हो गया है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। सो अगर डी की बात कर रहे हैं तो 4 ऑप्शन हो गया। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल्स होते हैं इसके अंदर, हाँ जी होते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाँ जी। तो ऑप्शन नंबर बी 2 आ गया। और ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा की अगर बात कर रहे हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। सो इसका बी का ऑप्शन क्या आ गया? 1 आ गया। सो ए का 3 आ गया, बी का आपका क्या आ गया? 1 आ गया, सी का आपका 2 आ गया और डी का आपका क्या आ गया? 4। सो 3, 1, 2, 4 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ग्लासेस? अच्छा, अगर अब मैं ग्लास की बात कर रहा हूं तो ग्लास जनरली हम बात करते हैं सॉलिड तो है, हाँ, लेकिन कैसा सॉलिड है? स्यूडो सॉलिड है ना। ग्लास कैसा सॉलिड है? स्यूडो सॉलिड है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो? सुपर कूल्ड सॉलिड है, ये आप जानते हो। और ग्लास की एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है बेटा? वो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की, है ना, फ्लूइडिटी की। सर ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बिल्डिंग होगी, अगर वो बिल्डिंग में कहीं पर ग्लास लगा होता है, अब सपोज करो इस ग्लास को लगे हुए 30, 20, 30, 40 साल हो गए हैं, तो एक्चुअली में होता क्या है, जब सनरेज इस ग्लास पर पड़ेगी तो ये जो ग्लास है ये अपना नेचर चेंज कर लेगा, ऊपर से पतला हो जाएगा और नीचे से मोटा हो जाएगा। ऐसा मतलब ऊपर से फ्लो करके सारा का सारा नीचे डिपॉजिट होता है, इस चीज को बोलते हैं फ्लूइडिटी। और ऐसे को अपन क्या बोलते हैं? सुपर स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, या फिर सुपर कूल्ड सॉलिड लिक्विड्स की कैटेगरी में हम लोग इसको डाल देते हैं। तो ये
हम जानते हैं। तो ग्लास क्या सुपर कूल्ड है? हाँ बिल्कुल है, सुपर कूल्ड। लिक्विड भी बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको सॉलिड मैंने लिख दिया है, आप इसको लिक्विड बोल सकते हो। लिक्विड क्यों? क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक रेगुलर फिक्स्ड पैटर्न होता है, और वहीं अगर हम लोग सुपर कूल्ड या स्यूडो सॉलिड्स की बात करते हैं या अमोर्फस सॉलिड की बात करते हैं, ये जो ग्लास है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल होता है, और एमोर्फस सॉलिड में एक रेगुलर फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, ये याद रख लेना। सो प्लास्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। सो एमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी, मतलब क्या, एक ज्यादा हैवी रेंज ऑफ टेम्परेचर आने के कारण इसमें मेल्टिंग होनी शुरू होती है, तो ये सुपर कोल्ड फ्लूइड की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो ये है। नेक्स्ट क्या है, सोडियम सिलिकेट इज नोन एज वाटर ग्लास। अगर हम बात कर रहे हैं ग्लास के कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, वाटर ग्लास होते हैं, क्रक्स ग्लास होते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्लास होते हैं। वाटर ग्लास जो होता है वो सोडियम सिलिकेट। अगर हम नॉर्मली ग्लास की बात करते हैं, सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब इसमें कंस्टिट्यूएंट मौजूद रहते हैं या नहीं मौजूद रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। दूसरा, कलर्ड ग्लासेस कैन बी, बिल्कुल सही है। ग्लासेस को कलर्ड बनाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल रेड ब्लू कलर के, तो उसमें इंप्योरिटीज ऐड करके बनाया जाता है, ये भी सही है। बात करते हैं क्रिस्टलिनिटी डेवलप्स ऑन कूलिंग ऑफ द मोल्टन मासेस ऑफ द गैसेस। कह रहा है कि जो क्रिस्टलिनिटी होती है डेवलप्स ऑन कूलिंग ऑफ द मोल्टन मास ऑफ द ग्लासेस। भाई क्रिस्टलिनिटी प्रिवेंट्स करती है, ना कि डेवलप करती है, ये हम जानते हैं। सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो आंसर रॉन्ग कौन सा है इसमें से? सो नॉट ट्रू में कौन सा है? बी इज, सी इज द करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर, याद रख लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। अगर हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज किए जाते हैं इन द ऑर्बिटल्स, ठीक है। और हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर भी इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड ही अरेंज है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट? सो इलेक्ट्रॉन इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ पेपर। सो ब्लीचिंग एजेंट में अगर हम लोग बात करें, कौन सा? क्लोराइड है ना, कैल्शियम क्लोराइड या ब्लीचिंग पेपर जिसकी हम बात कर रहे हैं। सो आंसर क्या? सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लोराइड। नेक्स्ट है, एक्सरेज कैन बी यूज्ड। अगर हम एक्सरेज की बात करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, हाँ जी। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हाँ जी। क्या इसके पास कोई चार्ज होता है? नहीं होता है। क्या ये वैक्यूम में ट्रेवल करती है? हाँ जी बिल्कुल वैक्यूम में ट्रेवल करती है। क्या ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती है? हाँ जी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। हाई एनर्जी होती है इसके पास? हाँ जी हाई एनर्जी होती है। ये जनरली क्या है? प्रॉपर्टीज है एक्सरेज की। दूसरा, अगर हम एक्सरेज की बात करते हैं, इसका इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? डिटेक्ट जो डिफेक्ट्स होते हैं मेटल्स के अंदर, स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्रैक्स वगैरह, फॉर एग्जांपल गोल्ड वगैरह के अंदर कोई क्रैक्स तो नहीं है, सिल्वर वगैरह के अंदर कोई क्रैक्स तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये हम जानते हैं। सो एक्सरेज वेल्डिंग इंस्पेक्ट वेल्डेड जॉइंट्स, बिल्कुल क्रैक्स वगैरह या स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वगैरह डिस्कस करने में कि क्रैक्स तो नहीं है, बिल्कुल सही है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से लगभग मिलते जुलते हैं। सो आंसर क्या है? बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन साइकिल। इसमें से कौन सा हीट ट्रांसफर एक कन्वेक्शन साइकिल का एग्जांपल है? आपसे पेपर में ये पूछ रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर हम हीट कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, एक आपके पास होता है कंडक्शन साइकिल होती है। कंडक्शन साइकिल में क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने एक मेटल रोड ली, इस मेटल रोड से आप थोड़े से वैक्स लगाकर कीले इस तरीके से चिपका दीजिए, है ना, इस तरीके से चिपका दी। इसके नीचे आप क्या रखिए? कैंडल रखिए। जब कैंडल को बर्न करेंगे तो होगा क्या? कैंडल जब बर्न होगी धीरे धीरे इस वाले एंड को गर्म करेगी, धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होगी, ये नीचे गिरेगी, धीरे धीरे फिर ये नीचे गिरेगी, धीरे धीरे आगे हीट ट्रांसफर होगी। सो आपने कभी देखा होगा, जब कभी खाना बनाते होंगे तो चिमटा जो टोंग होता है उसको पकड़ते होंगे। चिमटा ज्यादा देर तक लोहे को आग में रखो तो पूरा गर्म होता है, तो हीट ट्रांसफर होती है मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल, उसे कहते हैं कंडक्शन। वहीं अगर अपन बात करते हैं कि कन्वेक्शन साइकिल क्या होती है, तो कन्वेक्शन साइकिल भी एक एग्जांपल के थ्रू आप बताता हूं। आपने इस तरीके से एक बीकर देखा होगा, है ना। आप जब चाय पत्ती चाय वगैरह बनाते होंगे तो आपने देखा पानी कभी उबल कर ऊपर जाता है, फिर कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, फिर कभी नीचे आता है, कभी उबल जाता है, कभी नीचे जाता है ना। बिल्कुल ये याद रख लेना, ये आपको मालूम है। एक्चुअली क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है डेंसिटी होता है उसमें इनवर्स रिलेशन होता है।
अब देखिए लोअर एंड पर क्या है बेटा, टेम्परेचर सबसे ज्यादा है ना, लोअर एंड पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो इस एंड पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी डेंसिटी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी कम होती है तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, तो यहां जो चाय पत्ती होगी वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है। अब ऊपर क्या हुआ, ऊपर टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ है ना। अगर टेम्परेचर कम है तो यहां डेंसिटी कैसे हो जाएगी, ज्यादा। अगर डेंसिटी ज्यादा तो कोई चीज नीचे डूब जाती है, तो फिर ये चाय पत्ती उठकर नीचे। तो इस तरीके से जो साइकिल बनती है, साइकिल को कन्वेक्शन साइकिल कहते हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट साइकिल होती है वो क्या होती है, रेडिएशन आपके पास होती है। सो व्हाट इज रेडिएशन? फॉर एग्जाम्पल आपने कभी बोन फायर जलाई होगी, है ना, आग लगाई होगी, तो हम दूर बैठकर सेकते हैं, तो गैस जो होती है, जो एयर होती है, रेडिएशन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। जैसे सन है, सन से जो हीट रेज आ रही है वो कैसे आ रही है, रेडिएशन से आ रही है। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है कन्वेक्शन का। हीटिंग ऑफ अ फूड इन अ माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन रेडिएशन का एग्जाम्पल है, ये नहीं है। बॉइलिंग ऑफ अ वाटर इन अ पैट, ये बिल्कुल है। फीडिंग द वार्मथ ऑफ अ सन रेडिएशन का एग्जाम्पल है। हीटिंग अ ब्रास रोड, ये कंडक्शन का एग्जांपल है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट बेटा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, द फिनोमिना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स इन्वॉल्व। रेनबो क्या इन्वॉल्व करता है? अच्छा, अगर हम रेनबो की बात कर रहे हैं, प्राइमरी रेनबो आपके पास होता है ना। सो प्राइमरी रेनबो क्या है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है। फॉर एग्जांपल सन रेज आई है, वो इस तरीके से जाकर आपकी बाहर ऐसे निकल जाती है। तो आप देख रहे हो यहां पर एक बार क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है ना बेटा। यहां पर क्या हुआ है, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है, और यहां पर एक बार क्या हुआ है, टीआईआर हुआ है ना। अगर आप ढंग से देखो तो यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। रिफ्रैक्शन मतलब मीडियम चेंज हुआ, ये एयर है और ये क्या है, वाटर है। तो यहां भी रिफ्रैक्शन हुआ है, यहां भी। यहां अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन आपका यहां पर हुआ है ना बेटा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहां पर हुआ है प्राइमरी रेनबो। इसी तरीके से सेकेंड रेनबो की बात करते हैं तो सेकेंड रेनबो में ड्रॉपलेट्स ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, फिर ऐसे। तो यहां और यहां एक बार और दो बार यहां पर क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है ना। और यहां पर टीआईआर दो बार आपका हुआ है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों होते हैं रेनबो के अंदर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट बेटा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया इज आर करेक्ट। प्रेस बायोपिया की अगर हम लोग बात करें लगभग मिलता जुलता है हाइपर मायोपिया से, लेकिन हाइपर मायोपिया क्या होता है अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हाइपर मायोपिया को आप फार साइटेडनेस भी बोल देते हो, है ना, फार साइटेडनेस। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, आदमी को दूर का, ठीक है, तो दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिखाई पाता। सो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने में से प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये एनी एज में डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर वहीं पर हम प्रेस बायोपिया की बात करते हैं तो प्रेस बायोपिया आपकी डेवलप्ड होती है ओल्ड एज में, जब आप बुढ़ापे वगैरह के अंदर आते हो तब डेवलप्ड होती है। तो इस कंडीशन में भी सेम आपको जो प्रॉब्लम होती है, फार साइटेडनेस वाली प्रॉब्लम होती है, इसका जो करेक्शन किया जाता है, मतलब जो आपका पास का ऑब्जेक्ट है वो ब्लड दिखाई देता है ना। इसमें कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लड आपको दिखाई देता है। इसकी करेक्शन किससे की जाती है, बाइफोकल लेंस लगाकर इसकी करेक्शन की जाती है। मतलब एक ही लेंस होता है, उसमें दो होते हैं, ऊपर की तरफ कनकेव लगा दिया जाता है, नीचे कन्वेक्स लेंस आपका लगा दिया जाता है। इस तरीके से दो होते हैं। क्या यहां पर कलर डिस्टिंग्विश में कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, वो नाइट ब्लाइंडनेस में होती है। ये ऑप्शन गलत है। डेवलप्ड विद एजिंग सही है, दे बाइफोकल लेंस सही है। सो सेकंड एंड थर्ड बोथ आर द करेक्ट आंसर्स, ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अ साउंड वेव हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग इन एन अननोन मीडियम। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 300 हर्ट्ज की, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, हाँ जी। इट्स वेवलेंथ इज नॉट नोन, उसकी वेवलेंथ आपको नहीं पता है, अननोन है। इट ट्रेवल अ डिस्टेंस इक्वल टू 150 टाइम ऑफ इट्स वेवलेंथ। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, 150 टाइम्स ऑफ इट्स वेवलेंथ। अच्छा, अब आपको निकालना है कि कितने टाइम में। तो हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है या नहीं होता है? हाँ जी सर, बिल्कुल होता है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आ गया। तो यहां पर अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 150 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम आपको आ गया। अच्छा, टाइम हमें निकालना है, लेकिन आप एक फॉर्मूला और जानते हो, है ना बेटा, क्या c इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है। एक्चुअली c क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, है ना, स्पीड ऑफ साउंड होती है, ये हमें पता है, स्पीड ऑफ साउंड होती है, ठीक है। तो अब ये जो s है, ये स्पीड ऑफ साउंड है, जिसको आप ऐसे बोल सकते हो। इसकी वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। जब इसकी वैल्यू आपने यहां पर पुट करेंगे तो यहां से क्या आएगा, 150 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ इंटू टी। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 150 इज इक्वल टू 300
इंटू टी, 0 से 0, 15 मुझे 15, 15 टू जा 30, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 सेकेंड आपका आंसर आ रहा है। सो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 0.5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ये था। ठीक है बेटा, चलिए। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जो हम लोगों ने अभी डिस्कशन करे हैं CDS2 2024 के साथ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं CDS1 2024 के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, तगड़े रहो।